नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सब ने एक मशहूर पंक्ति सुन रखी होगी दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। आज आपके सामने ऐसी ही एक हौसले की मिसाल लेके आया हूं, जिस हौसले ने ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को स्पेशल फैमिली पेंशन में तब्दील करा दिया। जी हां दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में। इसके साथ ही साथ अब भारतीय सेना ने एक जानकारी दी है, भारतीय सेना के साथ एग्रीमेंट रिन्यू हो गया है, जिससे पेंशनर को भी 1 करोड़ का बीमा मिलना साफ हो गया है। जी हां, 3 साल का यह करार हुआ है। किसके साथ हुआ है यह भी जानेंगे आगे। इसके साथ ही साथ 8वां पे कमीशन का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेंशनर और कर्मचारियों को 11वां पे कमीशन मिल रहा है दोस्तों। जी हां, इसके बारे में भी आगे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, खुशखबरी है, जनवरी के महीने में भी एरियर का भुगतान शुरू हो गया है और कुछ खास कैटेगरी के पेंशनर्स ऐसे बचे हुए हैं जिनको आज के डेट में भी अगर वो कार्रवाई करें तो वादा करता हूं उनका पेंशन में बढ़ोतरी और उनको एरियर मिलना बिल्कुल तय है। आज एग्जाम्पल के साथ जनवरी महीने में जिनका पेंशन रिवीजन हुआ है, जिनको 1,14,347 रुपए का एरियर जनवरी के महीने में मिला है, उनका भी आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं 4 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को हाइप भी जरूर करें। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, गुड न्यूज, भारतीय सेना ने एग्रीमेंट रिन्यू किया। अब सबको 1 करोड़ का बीमा मिलना हुआ तय। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना का एचडीएफसी बैंक के साथ बीमा जो है, बीमा के ऊपर जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू हो गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एडीजीपीआई इंडियन आर्मी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इंडियन आर्मी एंड एचडीएफसी बैंक रिन्यूड देयर एमओयू, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस compensation in case of accidental death or disability for serving and retired personnel of Indian Army. The agreement has been extended by another 3 years till January 2029, यानी कि जनवरी 2029 तक के लिए ये एग्रीमेंट को बढ़ा दिया गया है, जिसमें सुविधाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया है। द एमओयू प्रोवाइड्स एनहांस्ड पीएआई, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 करोड़ फॉर सर्विंग पर्सनल इंक्लूडिंग अग्निवीर एंड पेंशनर्स, यानी कि सर्विंग पर्सनल में अग्निवीर भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ पेंशनर्स भी हैं। पेंशनर्स को भी 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाएगा। द बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस AAI cover of ₹1 crore along with the associated benefits like child education cover 5 lakh and girl child marriage cover 5 lakh. The renewed partnership underscores the Indian Army commitment to the welfare and financial security of the personnel and their families. यानी कि दोस्तों ये SDFC के साथ ये करार जो है रिन्यू हो गया है। हालांकि बाकी भी कुछ बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, और भी बैंक्स हैं जो इस तरीके की फैसिलिटी देते हैं, जिसको हम डीएसपी भी कहते हैं, या तो फिर हम पीएनबी में अगर बात करें तो पीएनबी रक्षक कहते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा फैसिलिटी है तो आप उसको पेंशनर का वाला कोड जो है उसको अपडेट जरूर करवाएं, क्योंकि इसमें सर्विंग वालों के लिए जो बैंक अकाउंट का जो कोड होता है वो अलग होता है और पेंशनर के लिए अलग होता है। तो बैंक से ये इंश्योर जरूर करें कि आपका पेंशनर वाला कोड अपडेट हो गया है। और ध्यान रखें, आप हो सके तो आपका जितना भी जो पेंशन लेते हैं वो पेंशन अकाउंट आपका उन्हीं बैंक में हो जो इस तरीके की सुविधा देती हैं। मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं बोलूंगा कि कौन से बैंक में होना चाहिए, आप सुविधाओं को कंपेयर करके देख लीजिए और जो बैंक अच्छा लगता है उसमें करें, लेकिन जिनमें सुविधा नहीं है इस तरीके से उसका अकाउंट आपको ट्रांसफर करा लेना चाहिए। मेरे ख्याल से तो जो भी बैंक सुविधा देती है, जो हमें अच्छा हमारा वेलफेयर देखती है, हमें उन्हीं के साथ जाना चाहिए। चलिए, बहरहाल अभी ये जो एक बैंक से जो है करार रिन्यू हो गया है, बाकी बैंकों के साथ भी करार समय समय पर रिन्यू होता रहता है, जैसे ही एक्सपायर हो जाता है रिन्यू कर लिया जाता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, हम 8CPC का इंतजार में हैं। हमारे ही देश में कुछ कर्मचारी और पेंशनर्स 11वां पे कमीशन भी पा चुके हैं। जी हां दोस्तों, यह एक अजब गजब की खबर आपको लग रही होगी जब मैं बोल रहा हूं कि 11वां पे कमीशन, लेकिन हां,
जी हां, हमारे ही देश में कुछ कर्मचारी और पेंशनर्स 11वां पे कमीशन के हिसाब से जो है पेमेंट और पेंशन पाते हैं। कौन से राज्य में है ये राज्य की बात है। अगर हम राज्यों की बात करें तो कुछ राज्यों में अभी 7वां पे कमीशन भी लागू नहीं हुआ, लेकिन कुछ राज्यों में 11वां तक पे कमीशन पहुंच चुका है। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, आप ये जागरण बिजनेस की खबर देख पा रहे हैं। जागरण बिजनेस के 8 जनवरी 2026 की ये खबर है। 8 पे कमीशन पर सस्पेंस, कहीं 11वां तो कहीं चल रहा है छठा वेतन आयोग। राज्य कर्मचारियों को कब मिलेगा फायदा। दोस्तों, केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वां पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं। 8वां पे कमीशन संगठित हो चुका है, अब आगे उसका फायदा मिलना बचा हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम राज्यों में देखें तो राज्यों में कुछ राज्यों में अभी छठा पे कमीशन ही चल रहा है, तो कुछ राज्यों में 11वां तक पे कमीशन लागू हो चुका है। तो इसमें कौन से राज्य की स्थिति क्या है उसका आंकड़ा आप सामने देख पा रहे हैं। तो कुछ राज्यों का यहां पर डिटेल्स आपको मैं दिखा रहा हूं। अगर हम असम की बात करें तो असम में वर्तमान में 7वां पे कमीशन ही चल रहा है, लेकिन 8वां पे कमीशन संगठित कर दिया गया है। यानी कि असम देश का सबसे पहला राज्य बना जिसमें केंद्र सरकार के साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग की संगठित करने की घोषणा राज्य सरकार ने भी कर दी। अगर हम वहीं केरल की बात करें तो दोस्तों, केरल सबसे आगे है। जी हां, केरल सबसे आगे है और केरल के जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनको 11वां पे कमीशन चल रहा है दोस्तों, यानी कि बहुत आगे है। उसी में अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां छठा पे कमीशन चल रहा है अभी भी। उसी हिसाब से बाकी राज्यों में अमूमन जो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां भी 7वां पे कमीशन ही चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम पे कमीशनों में राज्य और जो केंद्र के कर्मचारियों की अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो कुछ राज्य आगे हैं तो कुछ राज्य पीछे चल रहे हैं। लेकिन यही अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो जो राज्यों में और केंद्र में जो फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, कभी कभी कोई कोई राज्य केंद्र से भी ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर दे देती है, तो कोई कोई राज्य केंद्र के बराबर की देती है, तो कोई कम की देती है। तो इसी हिसाब से राज्य भी अपना फिटमेंट फैक्टर तय करते हैं। बाकी देखिए, राज्य के कर्मचारियों को एरियर कब मिलेगा। एरियर दोस्तों, जब पहले तो केंद्र का वेतन आयोग जो है डिक्लेयर होगा, उसके आगे उसी के तर्ज पर राज्य अपना वेतन आयोग तय करेंगे और उसी हिसाब से एरियर का भुगतान करेंगे। राज्यों को कितना समय लगता है? राज्यों को भी लगभग केंद्र से ज्यादा ही समय लग जाता है, क्योंकि केंद्र का घोषणा होने के बाद ही राज्यों को मिलता है। अब 7वें वेतन आयोग की बात करें तो कुछ राज्य अभी भी बचे हैं जिन्होंने 7वां वेतन आयोग अभी भी नहीं दिया है, तो कुछ में तो 8वां भी जो है घोषित हो चुका है, और देखा आपने केरल में 11वां भी चल रहा है। तो राज्यों का अपने अपने राज्य की वित्तीय स्थिति और वहां जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर ही निर्भर करता है दोस्तों। केरल में सबसे ज्यादा जो है एडवांस चल रहा है और 11वां पे कमीशन भी वहां के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल रहा है, जो कि एक बेहद अहम बात है। तो पे कमीशन ने भी, अगर हम 7वें पे कमीशन की भी बात करें तो उन्होंने भी बीच में रिकमेंडेशन किया था कि लंबा 10 साल का इंतजार ना करते हुए बीच में ही पेमेंट पेंशन को रिवाइज किया जाए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब बहरहाल 8वां पे कमीशन बैठ चुका है। हम आशा करते हैं कि 8वां पे कमीशन में अच्छा खासा फायदे के साथ ये पे कमीशन केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल जाए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी। 1,14,347 का एरियर आया खाते में 6 जनवरी 2026 को इन पेंशनर्स को मिलेगा। जी हां दोस्तों, खास करके डीएससी के जितने पेंशनर्स हैं और 2016 के बाद के रिटायरी हैं, अगर उनको एमएससीपी नहीं मिला है तो वादा करता हूं, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो आप में से सभी को एमएससीपी मिल जाएगा जो भी क्राइटेरिया मीट करते हैं। जी हां, अगर आप डीएससी के पेंशनर हैं, 2016 के बाद के रिटायरी हैं और आपको अगर एमएससीपी नहीं मिला है तो आपको खास करके ध्यान देने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। जी हां, ऐसे ही एक पेंशनर थे नायक रैंक के बोलुमो लोथा जी, जो कि नागालैंड के रहने वाले थे, डीएससी में सर्विस करके रिटायर हुए थे, उनको नहीं मिला था एमएससीपी। 2020 में वो रिटायर हुए थे, नहीं मिला था। 20 साल सर्विस होने के बावजूद भी उनको नायक का पेंशन मिल रहा था। लेकिन जैसे ही सैनिक पाठशाला से जुड़े, अब उनके खाते में, अभी जनवरी की बात कर रहा हूं, 1,14,347 रुपए आ चुके हैं, पेंशन भी उनका बढ़ चुका है। चलिए उनका पीपीओ देखते हैं। दोस्तों, स्पर्श द्वारा अभी अभी जारी किया गया पीपीओ आप देख पा रहे हैं। ये डीएससी के पेंशनर हैं जिनका अभी डिटेल्स मैंने आपको बताया, वोलुमो लोथा जी हैं, जो डीएससी में 20 साल 7 महीना सर्विस करके रिटायर हुए थे अगस्त 2020 में। आप देख पा रहे हैं इनका ये पीपीओ, अगस्त 2020 में ये नायक रैंक से रिटायर हुए थे। तो चूंकि डीएससी में जनवरी 2016 से एमएससीपी लागू था, इनको एमएससीपी नहीं मिला था। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जो मैंने उनको गाइड किया, जो अंग्रेजी बना के मैंने भेजा,
फिर उन्होंने ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के कुछ महीनों के जद्दोजहद के बाद ये पीपीओ निकला है। आप देख पा रहे हैं ये जनवरी 2000 के जो भर्ती थे डीएससी में, और अगस्त 2020 के रिटायरी हैं, 20 साल 7 महीना नौकरी करके, जो इनको एमएससीपी हवलदार लागू था लेकिन इनको नहीं मिला था। अब जब ग्रीवेंस डाला गया, थोड़ा आगे रिमाइंडर वगैरह डाला गया, तब जाकर के ये पीपीओ इनका निकाला गया और इनका पेंशन में देखिए बढ़ोतरी कर दिया गया। उनको 21,925 मिल रहा था बेसिक पेंशन, जो 23,100 कर दिया गया। ये डीएससी का सेकंड पेंशन का रेट है दोस्तों, जो जुलाई 2024 से उनको 23,100 करके ये पेंशन फिक्स कर दिया गया। ये पीपीओ देखिए, पीपीओ में पूरा डिटेल्स है उनका, जो देखिए कैपिटलाइज वैल्यू यानी कि कम्यूटेशन का अमाउंट भी बढ़ गया, और ऊपर अगर देखेंगे तो उनका ग्रेचुइटी का अमाउंट भी है, देखिए ग्रेचुइटी का अमाउंट भी बढ़ के उनको मिल गया है। और इनका देखिए नायक ग्रेड से हवलदार ग्रेड का पूरा जो है डिटेल्स अपग्रेड कर दिया गया, यानी कि एमएससीपी हवलदार उनको लागू किया गया। ये 23 दिसंबर 2025 को ये पीपीओ निकला था। तो आप सबने देखा दोस्तों, पीपीओ उनका रिवाइज होके आ चुका है, 1,14,347 रुपए, ये देखिए मैसेज भी आ चुका है, उनको क्रेडिट हो चुका है। ये पैसा 6 जनवरी को उनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। अब पेंशनर ने जो वीडियो संदेश एक भेजा है उसको सुन लीजिए। जय हिंद, मैं लम्बो लोथा नरहरी हवलदार डीएससी 2020 में रिटायर हुआ। मेरे को नाइक की पेंशन दे रहे थे, सैनिक पाठशाला से जुड़ा। सैनिक पाठशाला वाला मेरे को कैद दिया, मैंने सीपी क्राम में प्रवेश डाला और मुझे एमएससीपी दिया गया और 1,14,347 रुपीज़ 6 जनवरी 2026 को क्रेडिट हुआ। इसलिए मैं सैनिक पाठशाला की आभारी हूँ। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जागरूक बने, खास करके अगर आप डीएससी के पेंशनर हैं, 2016 के बाद के रिटायरी हैं, तो आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ जाइए। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। जब आप चैनल को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर पाने के लिए इस तरीके से अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वाला वीडियो मिलेगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो कि मेंबर्स ओनली वाले वीडियो हैं, यानी कि जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया है केवल वो ही इस वीडियो को देख पाएंगे। तो वो इस तरीके से मेरा इस वीडियो से व्हाट्सएप नंबर लेकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पेंशन से जुड़ा हुआ और भी समस्या है वो मेरे साथ साझा कर सकते हैं, खास करके डीएससी के 2016 के बाद के पेंशनर हैं, तो जरूर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लें और संपर्क करें। आपको एमएससीपी लागू है, अगर नहीं मिला है तो आपको एमएससीपी जरूर मिल सकता है अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं तो। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, एक हौसले की कहानी जो मैंने शुरू में ही आपको बोला था। वाह, कोर्ट का जबरदस्त फैसला, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को स्पेशल फैमिली पेंशन में बदलने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, और यह आदेश 7 जनवरी 2026 का है। 7 जनवरी 2026 का आदेश है, जिस आदेश में माननीय कोर्ट ने ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को पलटते हुए स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट करने का सीधा सीधा आदेश सुना दिया। चलिए माननीय कोर्ट का जो जजमेंट सामने आया उसको देखते हैं। दोस्तों, ये माननीय एएफटी लखनऊ का आप फैसले का कॉपी देख पा रहे हैं, जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं। 7 जनवरी 2026 का जजमेंट है, अभी का जजमेंट है दोस्तों। और ये जजमेंट कहानी बयां करती है एक फैमिली पेंशनर की संघर्ष की और उनकी लड़ाई के बाद उनकी जीत की। जी हां, श्रीमती कविता तालन जी का ये जो है माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है, और ये एक कॉर्पोरल रैंक के पेंशनर की फैमिली पेंशनर थी, यानी कि एयरफोर्स के अगर हम बात करें फौज के साथ कंपेयर करके तो नायक के बराबर के पेंशनर थी, जिनकी फैमिली पेंशनर थी। पेंशनर की मृत्यु हो गई थी सर्विस के दौरान ही, तो इनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन दिया गया था। लेकिन माननीय कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया, सरकारी पक्ष के दलीलों को, पीसीडीए के दलीलों को खारिज कर दिया, और पेंशनर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए माननीय कोर्ट ने ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बजाय स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट करने का आदेश सुना दिया। जी हां दोस्तों, इस केस में जो कर्मचारी थे, जो कॉर्पोरल साहब थे, उनकी मृत्यु हो गई थी सर्विस के दौरान ही। आप देख पा रहे हैं जसविंदर सिंह तालन जी थे जिनकी मृत्यु हुई थी, और ये मृत्यु हुई थी उनको एक बार बीमारी हो गई थी, हेडेक हुआ था, तो वो सिक रिपोर्ट चले गए थे एमआई रूम में। लेकिन सिक रिपोर्ट से वापस आते ही उनको टीडी भेज दिया गया था, कुर्सेंग, जो कि वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में पड़ता है। कुर्सेंग में उनको टीडी भेज दिया गया था, जो वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन टीडी जाना पड़ा उनको। वहीं वो बीमार पड़ गए, वहां भी उन्होंने सिक रिपोर्ट किया, उनको फिर बाद में बेस हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ा, और बेस हॉस्पिटल में जाकर के 158 बेस हॉस्पिटल बागडोगरा में,
तो वहां आईसीयू में वो रहे और बहुत दुख की बात कि 15 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जब फैमिली पेंशन प्रोसेस किए गए, ये देखिए पूरा डिटेल से, फैमिली पेंशन उनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के हिसाब से प्रोसेस किया गया और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उनको मिलता रहा। क्योंकि सर्विस के दौरान और फील्ड एरिया में हाई एल्टीट्यूड में उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसे में उनको स्पेशल फैमिली पेंशन दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया था। उन्होंने आरटीआई लगाया, अपील किया, लेकिन जब कहीं से भी बात नहीं बनी तो देखिए फैमिली पेंशनर का हौसला देखिए, कितना हौसला था उनमें। तो उन्होंने फिर माननीय कोर्ट में केस किया और ये कोर्ट में केस जब चला तो माननीय कोर्ट ने सभी बातों को छानबीन करते हुए ये पाया कि इन फैमिली पेंशनर को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बजाय स्पेशल फैमिली पेंशन लागू है। और माननीय कोर्ट ने इस फैसले के जरिए 7 जनवरी 2026 के इस फैसले के जरिए फैमिली पेंशनर के ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को बदलते हुए स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांट करने का आदेश सुना दिया, जिसका आदेश का कॉपी आपने अभी देखा, ये देखिए। इन व्यू ऑफ द अबव ओरिजिनल एप्लीकेशन इज पार्टली अलाउड, द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू ग्रांट स्पेशल फैमिली पेंशन टू द एप्लीकेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड, दैट इज 16 जुलाई 2015। यानी कि माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को बदलते हुए, पलटते हुए स्पेशल फैमिली पेंशन का आदेश सुना करके पेंशनर को न्याय देने का काम किया है, जो कि कहीं ना कहीं पेंशनर के संघर्ष को, उनके हौसले को जो है बयां करती है दोस्तों। क्योंकि वो ड्यूटी के दौरान ही मृत्यु हुई थी और ऐसे जगह पर मृत्यु हुई थी जो दार्जिलिंग, कुर्सेओं, जो थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड भी पड़ता है, तो वैसे जगह पर उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि मृत्यु जाकर के बेस में हुई थी, लेकिन वैसे जगह पर जाके वो बीमार पड़े थे। तो ऐसे कंडीशन में उनको, उनकी फैमिली को उसी समय स्पेशल फैमिली पेंशन दिया जाना चाहिए था, लेकिन विडंबना देखिए, उनको लगभग 10 साल का इंतजार करना पड़ा। 2015 की बात है, अब 2026 में आकर के उनको न्याय मिला है, जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी है। क्योंकि ऐसे मसले साफ सीधा रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा प्रोसेस करने के बाद पीसीडीए द्वारा तभी स्पेशल फैमिली पेंशन दिया जाना चाहिए था। लेकिन इन पेंशनर को भी देखिए विडंबना, कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर के उनको स्पेशल फैमिली पेंशन मिला। हालांकि पेंशनर के इस हौसले को, इस जज्बे को सलाम है। कहीं ना कहीं इसी तरीके का जो जज्बा है, जो पेंशनर्स को उनका हक, खुद का हक दिलाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।